फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि बिहेवियर साइंस का हम जो है डिफरेंस नहीं कराए थे और यह डिफरेंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बिहेवियर साइंस जिसमें साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों का अंतर जो है रहेगा, तो विभिन्न प्रकार के अंतर आपके एग्जाम में भी आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और यह अंतर ही सिर्फ नहीं होता, आपको बहुत सारे चीज़ों को समझ में भी आता है कि कौन सा टर्म क्या होता है। तो इसके लिए आपको उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से देखेंगे समझेंगे ताकि वर्ड क्लियर हो जाए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। एक बार और बता दें आप सभी को, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं किसी भी स्टेट से हैं, मैं आपका टोटल चारों सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुका हूं। अब आपको कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, आप लोग तैयारी कीजिए। बाकी रिवीजन तो हम शुरू करेंगे ही बहुत जल्द, तो आपको देखना है। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहला है साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का क्या अर्थ होता है, ठीक है, यहाँ पे दोनों का अंतर बताना है। तो साइकोलॉजी का अर्थ होता है मनोविज्ञान, समझ गए, मीनिंग होता है मनोविज्ञान। अब ये जो साइकोलॉजी है, इसका अर्थ होता है आत्मा का ज्ञान। ठीक है, आत्मा का अध्ययन यानी आत्मा का ज्ञान होना, यही जो है मनोविज्ञान होता है, समझ गए। तो पिलसबरी जो साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने कहा पिलसबरी के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, जाहिर सी बातें हैं कि मनोविज्ञान मतलब मन का विज्ञान, यानी मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, यह पिलसबरी ने कहा। ठीक है, मनोविज्ञान शब्द लैटिन भाषा के शब्द साइकोलोगस, साइको प्लस लोगस, यानी साइको से तात्पर्य है आत्मा और लोगस से तात्पर्य है ज्ञान, यानी आत्मा का ज्ञान। यही जो है आपका आत्मा मीन्स क्या, व्यवहार, समझ गए, व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। यह कौन कहा, पिलसबरी ने कहा। जबकि समाजशास्त्र जो कि एलेफ वर्ड, जो हमारे एलेफ वर्ड है साइकोलॉजिस्ट, इनके अनुसार जो है यह साइकोलॉजिस्ट जो समाजशास्त्र है, यह क्या है, तो समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सोसाइटिस, सोसाइटस एवं यूनानी शब्द लोगस से मिलकर हुई है। सोसाइटस का अर्थ है समाज, लोगस का अर्थ है अध्ययन का या विज्ञान। ठीक है, तो समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र आपका जो है समाज का विज्ञान होता है, समझ गए। जिसमें सोशियोलॉजी जो है लैटिन भाषा के सोसाइटस और यूनानी के लोगस से मिलकर बना हुआ है। सोसाइटस का अर्थ समाज, लोगस का अर्थ विज्ञान यानी अध्ययन, यही हमारा सोशियोलॉजी होता है। ठीक है, समझ गए दोनों में अंतर। आगे चलिए, अब आगे आपसे और अंतर पूछ सकता है, जैसे कैसे पूछ सकता है, आपके सामने में है। एक है वेश्यावृत्ति बलात्कार, जिसे प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं वेश्यावृत्ति को, और बलात्कार यानी रेप होता है। तो दोनों में अंतर क्या होता है, एक है वेश्यावृत्ति और एक है बलात्कार, दोनों में क्या अंतर है। तो वेश्यावृत्ति जिसे प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं, यह एक समानता देखा जाए तो वेश्यावृत्ति स्त्रियों की एक प्रमुख सामाजिक बुराई है। वेश्यावृत्ति क्या है, यह स्त्रियों का एक प्रमुख जो है सामाजिक बुराई है। वेश्यावृत्ति जो होता है, इसमें अवैध यौन संबंधों पर आधारित कमाने का एक तरीका और आजीविका का संबंध है। वेश्यावृत्ति क्या है, यह एक अवैध, यहाँ वेश्यावृत्ति एक ऐसा कमाने का जरिया है, एक ऐसा आजीविका उत्पन्न करने का जरिया है जिसमें जो महिलाएं होती है वह जो है अवैध संबंध जो है यौन संबंध स्थापित करती है, और वह जो है इस संबंध को अपना एक कमाने का तरीका बनाती है, अपनाती है, जो उसे आजीविका का भी काम करता है। तो यही वेश्यावृत्ति प्रोस्टिट्यूशन होता है, और यह एक समाज में एक स्त्रियों का जो है प्रमुख सामाजिक बुराई माना जाता है वेश्यावृत्ति को। ठीक है, आज भी यह बहुत चलता है। जबकि रेप की बात किया जाए, आपके सामने में है। रेप किसी भी व्यक्ति के साथ बिना उसकी इच्छा, ठीक है, बिना किसी सहमति के जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना ही बलात्कार या यौन शोषण कहलाता है। यह एक जघन्य अपराध है। अब वेश्यावृत्ति है, उसमें महिला अपने मन से, ठीक है, मान गया कि ठीक है वह जो है वैध नहीं होता है, कानूनी रूप से इलीगल धंधा होता है वो, समझ गए, लेकिन उसे कहीं ना कहीं स्त्रियां अपने मन से उस काम को करती है, समझ गए, तो वह जो है वेश्यावृत्ति हो जाता है, उसमें संलिप्त रहता है, उसे अपना जो है कमाने का जरिया महिला बना लेती है, तो वो जो है वह हो जाता है वेश्यावृत्ति। ठीक है, लेकिन रेप बलात्कार जो होता है, इसमें कोई लड़की है, कोई महिला है या कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके साथ बिना उसके सहमति के, बिना उसके इच्छा से अगर उसके साथ कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है, तो वह एक प्रकार के बलात्कार या यौन शोषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, और यह एक जघन्य अपराध होता है, तो यही बलात्कार होता है। समझ गए चीज़ों को, जाहिर सी बात है। रेप बलात्कार के मतलब क्या है कि आप किसी के
इच्छा के विरुद्ध आप किसी के सहमति के बगैर ज़बरदस्ती अगर उसके साथ कर रहे हैं, शारीरिक संबंध बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो वह एक बलात्कार, यौन शोषण, शारीरिक शोषण कहलाता है। अगर कोई किसी के सहमति से बना लेगा तो उसका अपना रिलेशन है, तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर बिना सहमति के कोई रिलेशन बनाता है तो वह बलात्कार में आता है। समझ गए, सीधी सी बातें हैं। तो ये आप समझ गए। आगे है यहाँ पे और क्वेश्चन है, मदिरा और नशीला पदार्थ में क्या अंतर है। एक होता है एल्कोहलिज्म यानी मदिरापान, और एक होता है ड्रग एडिक्शन यानी नशीले पदार्थ का लत। तो दोनों में अंतर क्या है, मदिरापान यानी मद्यपान, और एक है नशीला पदार्थ ड्रग एडिक्शन यानी नशीले पदार्थ का आदी होना। समझ गए। एल्कोहलिज्म मदिरापान यानी मद्यपान का अर्थ है कि एल्कोहल या मदिरा का अत्यधिक सेवन करना जिससे शरीर में मानसिक व शारीरिक हानि हो, अत्यधिक मद्यपान कहलाता है। इससे शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। मदिरापान एल्कोहलिज्म का मतलब होता है कि एल्कोहल या मदिरा का अत्यधिक सेवन करना जिससे शारीरिक रूप से मानसिक रूप से हानि हो, यही जो है मद्यपान कहलाता है। ठीक है, इससे शरीर में कई अन्य रोग उत्पन्न हो सकते हैं। यही जो है एल्कोहलिज्म मदिरापान कहलाता है। नशीला पदार्थ क्या होता है, मादक द्रव्य ऐसे पदार्थ है ड्रग एडिक्शन। नशीला पदार्थ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं। ड्रग एडिक्शन का मतलब है कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। इन द्रव्यों के सेवन से कुछ समय के लिए व्यक्ति मानसिक तनाव व चिंताओं से मुक्त का आभास पाता है। अगर कोई व्यक्ति ड्रग के आदी है, वह बार बार ड्रग लेता है, तो कहीं ना कहीं वह अपने आप को चिंताओं से, कष्टों से, तनाव से मुक्ति का आभास समझता है अपने आप को। ठीक है, यहाँ तक कि उसका विषाद एवं कष्ट कम हो जाता है। उसे ऐसा लगता है, कोई व्यक्ति अगर ड्रग के आदी है, एडिक्ट हो चुका है, तो उसे ऐसा लगता है कि लेने के बाद उसका सारा तमाम कष्ट और तमाम जो चिंता है वह दूर हो गया है, कम हो गया है, तथा उसे अस्थायी शांति, उल्लास एवं आनंद का अनुभव होता है। तथा व्यक्ति को ये भी लगता है कि वह ड्रग के आदी है, तो उसे ये लगता है कि हम इसके लेने से शांति, खुश, आनंद का अनुभव कर रहे हैं। परंतु धीरे धीरे इनके सेवन से व्यक्ति को इनकी लत लग जाती है, वह इनकी आदी हो जाते हैं, और यही जो है नशीले पदार्थ का एडिक्शन यानी आदतें पड़ जाते हैं। तो ये जो है आपके हो गए एल्कोहलिज्म और ड्रग एडिक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पे कोई ऐसे नशीले पदार्थ जो व्यक्ति उसके आदी हो जाए और बार बार लेने का चेष्टा करे, अगर उसे न मिले तो उससे जो है दिक्कत होने लगे। समझ गए, जिससे लेने से व्यक्ति अपने आप को खुशी, आनंदनुमा, उल्लास और कष्ट कम होता हो, ऐसा प्रतीत होता हो, वही, और उसे बार बार लेने का जो है उसे लत लग जाता हो, तो यही ड्रग एडिक्शन हो जाता है। ठीक है, समझ गए। चलिए, तो एल्कोहलिज्म और ड्रग एडिक्शन में दोनों अंतर समझ गए। अब आगे है ये क्वेश्चन और है, सामाजिक समस्या और सामाजिक परिवर्तन, सोशल प्रॉब्लम और सोशल चेंजेज। तो सोशल प्रॉब्लम तो आप लोग समझ रहे होंगे कि प्रत्येक समाज में कुछ न कुछ विघटनकारी तत्व यानी हानिकारक तत्व मौजूद है, विद्यमान है, तथा इनसे सामाजिक समस्याएं पैदा होती रहती है। आपको भी समझते हैं, हमारे समाज में भी अनेक सामाजिक समस्याएं विद्यमान हैं। समझ गए, जैसे दहेज प्रथा, वेश्यावृत्ति, बाल अपराध, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, ये सब जो है आपके सामाजिक समस्या है। तो सामाजिक समस्या एवं सामाजिक परिवर्तन का क्या मतलब है। सामाजिक शोषण का, समस्या का मतलब है कि समाज में होने वाले ऐसे हानिकारक समस्या, समाज में होने वाले, घटित होने वाले समस्या ही जो है सामाजिक समस्या कहलाते हैं। जो अनेकों समस्या समाज में विद्यमान है, जो समाज को खोखला कर रहा है, वह सब के जब सब जो है सामाजिक समस्या के अंतर्गत आता है। जैसे दहेज प्रथा, वेश्यावृत्ति, बाल अपराध, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, अनेकों सामाजिक समस्या है, वह सब सोशल प्रॉब्लम ही होता है। ठीक है, उसके बाद है सोशल चेंजेस, सामाजिक परिवर्तन। मैकावेयर एवं पेज के अनुसार समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, और सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो सामाजिक सोशल चेंज का मतलब है कि मैकावेयर एवं पेज के अनुसार समाज जो है वह एक सामाजिक संबंधों का जाल सा है, और इन सामाजिक संबंधों में जो भी परिवर्तन होता है वही जो है सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो ये जो है आपके सोशल चेंजेज है। अब एक समाज जो है सामाजिक संबंध का जाल है, तो जब इन संबंधों में परिवर्तन आएगा तो ऑटोमेटिक वह जो है क्या आ जाएगा, सामाजिक इसका परिवर्तन होने लगेगा, तो वही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। समझ गए चीज़ों को। आगे चलिए,
ए हो गया यहाँ पे। आगे चलिए, अब एक और क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे, जनसंख्या विस्फोट है, जनसंख्या नियंत्रण है, ठीक है। तो जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन और पॉपुलेशन कंट्रोल, समझ गए। तो एक है जनसंख्या विस्फोट और एक है जनसंख्या नियंत्रण, दोनों में क्या अंतर है। तो जनसंख्या विस्फोट, बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। अचानक से अगर जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे तो वह जनसंख्या विस्फोट हो जाता है। जन्म दर एवं मृत्यु दर में बढ़ते हुए अंतर के फलस्वरूप जनसंख्या में वृद्धि अधिक हो रही है। अब ऑटोमेटिक है, जन्म लेने वाला ज़्यादा है, ठीक है, और मृत्यु होने वाला का संख्या कम है, तो कहीं ना कहीं दोनों में ज़्यादा अंतर होगा तो जनसंख्या में वृद्धि तेज़ी से होगा। यह भी ये जो है जनसंख्या विस्फोट होता है। पुत्र को अधिक महत्व दिए जाने के कारण भारत में तब तक संतानों उत्पत्ति की प्रक्रिया जारी रखते हैं जब तक पुत्र की प्राप्ति न हो जाए। यह जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। जनसंख्या वृद्धि एक सबसे महत्व कारण ये भी है कि भारत में पुत्र प्राप्ति को जो है सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है। अगर किसी को मान गए पहला पुत्री बेटी हो गया, फिर दूसरा भी बेटी हो गया, फिर तीसरा भी बेटी हो गया, तो वो क्या चेष्टा कर रहा है कि एक के बाद जो है अब कहीं जो है आ जाएगा, पुत्र हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, अब कहीं पुत्र हो जाएगा, और इसी चक्कर में उसे 4-5 जो है लड़की ही हो गया और तब जाके लास्ट में उसे एक लड़का हुआ। तो कहीं ना कहीं पुत्र के चेष्टा जो है उसे ज़्यादा जनसंख्या की ओर ले चलेगा, समझ गए। तो ये सारा चीज़ें हैं। आगे है, निर्धनता के कारण लोग अधिक संतान की उत्पत्ति से आय बढ़ाना चाहते हैं। अब अगर अशिक्षा होगा, ठीक है, निर्धनता गरीबी होगी, तो लोग क्या सोचते हैं कि हमारे पास अगर ज़्यादा बच्चे रहेंगे, ज़्यादा लड़के रहेंगे तो वो कमाएंगे, सब 1-1 हज़ार भी कमाएंगे, अगर 4 होगा तो 4 हज़ार कमाएगा। ऐसे सोच के जो है ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, संतान की उत्पत्ति करते हैं और अपना आय बढ़ाना चाहते हैं, जो जनसंख्या वृद्धि का कारण बनता है, ठीक है। शिक्षा का निम्न स्तर व परिवार नियोजन के प्रति अरुचि भी जनसंख्या बढ़ाने का कारण है। अब किसी का शिक्षा कम है, परिवार नियोजन के प्रति इंटरेस्ट न है आदमी का, तो यह भी जनसंख्या बढ़ने का एक प्रमुख कारण होता है। तो यह सब जनसंख्या विस्फोट के बारे में था, आप लोग जान गए। अब जनसंख्या नियंत्रण के बारे में हमको बताना है, तभी तो दोनों में अंतर होगा। तो जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन के पक्ष में उचित वातावरण तैयार करना। अब जो व्यक्ति पर्यावरण नियोजन के बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं जान रहा है, उसको ऐसे तरीके से बताना ताकि वह जो है इंटरेस्ट ले उसमें और जो है अपना परिवार नियोजन करवाएं, तो यह जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है इससे। परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों को आसानी से उपलब्ध व सुनिश्चित कराना, जिससे अगर किसी को टेम्पररी मन हो बच्चे रोकने का तो वह इस्तेमाल कर सके, ठीक है, जिससे जनसंख्या हद तक जो है कंट्रोल होगा। महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार, अगर जनसंख्या कंट्रोल करना है तो सबसे पहले जो गांव में बसी महिलाएं हैं उसके स्थिति में परिवर्तन लाइए, ताकि वह जानेगी कि बच्चे ज़्यादा होने से क्या हानियां हैं, तो वह कम करेगी। लिंग असमानता को ख़त्म करना, लड़का और लड़की के बीच में क्या समानता है उनको ख़त्म करना, जिससे जो है बच्चे पुत्र के ज़्यादा लोभ में बच्चे ना होंगे, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि के नुकसानों का प्रचार प्रसार करना व परिवार नियोजन को बढ़ावा देना। अब जनसंख्या नियंत्रण का सबसे अच्छा तरीका ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रचार प्रसार करे जाए, जनसंख्या वृद्धि का क्या नुकसान है, क्या इसका जो है होना चाहिए, परिवार नियोजन को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे जनसंख्या पर कंट्रोल किया जा सके। तो यह जनसंख्या नियंत्रण हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, ऐसे तो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि एक साइड है ग्रामीण समुदाय या ग्रामीण समाज, इसे कहिए नगरीय समुदाय या नगरीय समाज। दोनों में रूरल कम्युनिटी, अर्बन कम्युनिटी, किसी दोनों में अंतर बताना है। तो इसमें अंतर क्या बताना है, ग्रामीण समुदाय है और नगरीय समुदाय, दोनों में क्या अंतर होगा। तो जो ग्रामीण समुदाय होते हैं उनका जनसंख्या घनत्व कम होता है, शहर में ज़्यादा होता है। ग्रामीण में प्राकृतिक के जो है लोग नज़दीक होते हैं, जैसे साफ हवा मिलता है, नदियाँ, जंगल, तालाब, पेड़ पौधे होते हैं। शहर में इन सब चीज़ों का काफ़ी घोर कमी होती है, समझ गए, जबकि गंदे वायु प्रदूषण ये सब ज़्यादा होता है, प्राकृतिक से काफ़ी दूर होते हैं शहर के लोग। तो ये चीज़ें हैं। ग्रामीण समाज में लोगों का भूत व्यवसाय कृषि, पशुपालन आदि होता है। ग्रामीण समाज में लोगों का जो भूत जो व्यवसाय है वह कृषि और पशुपालन है, जबकि शहर में अनेकों जो है व्यवसाय होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, व्यापारी, ये सब, ठीक है।
ग्रामीण समाज में वातावरण समस्याएं नहीं होती है। गांव में जो इन्वायरमेंटल समस्या होता है काफ़ी कम होता है, प्रदूषण कम होता है। जबकि शहर में काफ़ी जो है वातावरणीय समस्याएं होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भीड़ भाड़ वाले एरिया में। ठीक है। ग्रामीण समुदाय में अधिकांशतः संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली होते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेम मोहब्बत की बातें ज़्यादा होता है। शहर में एकल परिवार होते हैं, ज़्यादा संख्या होता नहीं है शहर में। ठीक है। शहर के एक परिवार में देखते होइएगा ज्वाइंट फैमिली बहुत कम मिलेगा आपको। गांव में शिक्षा का स्तर कम या लिमिट में होता है, शहर में यही चीज़ें ज़्यादा हो जाता है। ग्रामीण समुदाय में जाति धर्म मान्यताओं पर अधिक विश्वास लोग देते हैं। शहर में जो लोग हैं विज्ञान और प्रमाणित बातों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। ग्रामीण समुदाय में लोगों के बीच स्नेह, प्यार, भाईचारा, सहयोग की भावना, एकता की भावना ज़्यादा होता है। जबकि शहर में आप जो है आपको कोई पीटते रह जाएगा शहर में, लेकिन कोई बचाने नहीं आएगा, उसी रोड से देखते रहेगा आपके साथ जो है जोर ज़बरदस्ती और सब चीज़ होते रहेगा, लेकिन आपको कोई नहीं बचाएगा शहर में। और वही चीज़ अगर गांव में हो तो 10 आदमी पास में आ जाएगा और बोलेगा कि क्यों कर रहा है, उसको धर के पीटने लगेगा जो आपके साथ दिक्कत दे रहा है। तो ये चीज़ें देखने को मिलता है। ठीक है। स्त्री शिक्षा की कमी शहर में जो है नहीं होती है, गांव में ज़्यादा होती है। शहर में शहरी समुदाय में स्त्री का स्थिति बेहतर होता है। ग्रामीण समाज में इस स्थिरता होती है, इसलिए बदलाव कम होते हैं। ग्रामीण समुदाय में बदलाव कम होता है, शहरी समुदाय में बदलाव अधिक होते हैं। ठीक है। ग्रामीण समुदाय में आर्थिक संपन्नता कम होती है, क्योंकि लोग यहाँ पे ज़्यादा पशुपालन और कृषि पर निर्भर रहते हैं। जबकि शहरों में लोग आमदनी के अनेकों स्रोत होने के कारण यहाँ पे आर्थिक संपन्नता जो है अधिक होती है। समझ गए। तो ये दोनों में आम अंतर था जो कि मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए, आगे है, कहता है समुदाय और समाज में क्या अंतर है, इसको स्पष्ट करना है। एक है कम्युनिटी, एक है सोसाइटी। दोनों में क्या अंतर है, समुदाय और समाज में क्या अंतर है। समुदाय है, समाज है। देख लीजिए, समुदाय व्यक्तियों का समूह है जो समीप छोटे क्षेत्रों में निवास करते हैं तथा समान जीवन व्यतीत करते हैं। समुदाय जो होता है, मैं पहले भी पढ़ाया था कम्युनिटी, तो वहाँ पे बताया था कि समुदाय बेसिकली व्यक्तियों का समूह है। ठीक है। जो उस क्षेत्र में निवास करते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। समझ गए। जैसे आपका गांव हो गया, तो उस गांव में जितने भी व्यक्ति हैं आपके छोटे छोटे मोहल्ले में बटे हैं। उस मोहल्ले में कोई यादव में रहते होंगे, कोई फलाना जाति, कोई ढिमकाना जाति, कोई अलग जाति का। तो उन किसी एक जाति का अगर बोध करके बुलाया जाए तो वह उसमें सभी जातियों का बोध हो जाता है, सभी सदस्यों का बात हो जाता है। तो वह एक समुदाय हो गया। ठीक है। यही है समाज है। समाज एक अमूर्त अवधारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाला आपसी संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। अब समाज जो है ये तो हो गया, समुदाय तो हो गया कि समूह के बात कर दिया तो समुदाय हो गया। लेकिन समाज जो है यह एक जटिल चीज़ें है, जटिल शब्द है। यह समूह के अंदर में जो सदस्यों के समूह है, उसके अंदर में जो आपसी संबंध है, उस संबंध को जो है समाज के रूप में देखा जाता है। समझ गए। समुदाय समुदाय समाज का एक भाग होता है। समुदाय जो है वह समाज का ही एक भाग होता है। समाज कई समुदाय से मिलकर बनता है। समाज जो होता है कई समुदायों से मिलकर बनता है, लेकिन जो समुदाय है यह समाज का एक भाग है। यानी समाज बड़ा हो गया, समुदाय इसके एक अंग हो गया। ठीक है। इस चीज़ को समझिए। समुदाय में निश्चित क्षेत्र या भौगोलिक सीमाएं होती है। समुदाय में जो बातें होगा वह एक निश्चित क्षेत्र का बात होगा। समझ गए। तभी आप लोग हमेशा देखते हैं कम्युनिटी में कि एक छोटे और एक निश्चित क्षेत्र की बात होती है, जबकि समाज में जो है कोई सीमा और कोई भौगोलिक जो है परिस्थितियां नहीं होती है, समाज बड़ा होता है। ठीक है। समुदाय में आपसी सहयोग व एकता की भावना होती है। समुदाय जो होता है वह छोटा होता है, इस कारण से जो है यहाँ पे आपसी सहयोग व एकता की भावना देखी जाती है समुदाय में। वहीं पे समाज में आपसी सहयोग व एकता की भावना होना या न होना निश्चित नहीं होता। यहाँ पे जो है एकता है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है समाज को। ठीक है। व्यक्तियों का समूह होने के कारण समुदाय विस्तृत है, यानी अब्स्ट्रैक्ट है। जबकि सामाजिक संबंधों का जाल होने के कारण समाज जो है ठोस या मूर्त है। समझ गए। यहाँ पे कोई व्यक्तियों की समूह की या किसी की संख्या की बात नहीं है। यहाँ पे संबंधों को बताता है कि किसी समूह में व्यक्तियों का क्या जो है संबंध है, तो उस संबंध को जो है यह समाज बताता है। यह एक मूर्त अवधारणा है, ठोस के रूप में देखा जाता है, जबकि यह विस्तृत जो है समुदाय अब्स्ट्रैक्ट के रूप में देखा जाता है। ठीक है। तो समुदाय और समाज के बारे में समझ गए। आगे चलिए,
आगे है आपका प्राथमिक समूह व द्वितीयक समूह में क्या अंतर है, इस अंतर को समझाना है। तो जो अभी तक समझ गए वह इस चीज़ को भी समझ गए होंगे कि एक प्राइमरी ग्रुप है और एक सेकेंडरी ग्रुप है। ठीक है, प्राइमरी ग्रुप जो होता है डायरेक्ट संबंध को बताता है, या छोटे लेवल पर जब बात किया जाएगा समूह का तो वह प्राइमरी समूह होगा। लेकिन अगर बड़े संख्या में समूहों की बात किया जाएगा और यह शहरों की बात किया जाएगा तो वो सब जो है आपके द्वितीयक समूह होते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट संबंध नहीं होते हैं किसी से। ठीक है, बाकी चलिए समझाते हैं। प्राइमरी है और सेकेंडरी है। ठीक है, ग्रुप देख लीजिए। इसमें आमने सामने में घनिष्ठता एवं सहयोग की विशेषता होती है। वही चीज़ें है इसमें, जो अगर मान गए किसी परिवार में 5 व्यक्ति है तो पाँचों में एक दूसरे से डायरेक्ट जो है संबंध घनिष्ठता होता है। इसी कारण से परिवार को प्राथमिक समूह भी माना जाता है। ठीक है, द्वितीयक समूह है, इसमें आमने सामने घनिष्ठ संबंधों की कमी होती है। इसका आकार छोटा होता है इसीलिए प्राइमरी समूह में रखा गया है। इसका आकार बड़ा होता है इसीलिए इसे द्वितीयक समूह में रखा गया है। इसको सदस्यों की संख्या कम होती है। अगर परिवार है, परिवार में कितने लिमिट सदस्य होते हैं, 10 15 20 कितना लिमिट होते हैं। लेकिन अगर एक गाँव की बात कर दिया जाएगा परिवार के तुलना में, तो परिवार में तो हम गिन लेंगे, लेकिन एक गाँव में कितना संख्या है आपको जो है बहुत कष्ट हो जाएगा उसको पूरा को पता करने में। तो कहीं ना कहीं गांव की तुलना में जो हमारा परिवार है वह प्राइमरी होगा, और अगर पूर्ण गांव की बात कर लेगा तो वह सेकेंडरी हो जाएगा। वहीं पे बात करेगा गांव की तुलना में किसी राज्य की बात करेगा या शहर की बात करेगा तो गांव हमारा प्राइमरी हो जाएगा, और जो शहर की बात करेगा वह सेकेंडरी हो जाएगा। समझ गए, यानी जो छोटा वाला होगा वह प्राइमरी हो जाएगा, जो बड़े लेवल पर होगा वह सेकेंडरी होगा। समझ गए। इसमें जो है सदस्यों की संख्या कम, इसमें अधिक होता है। इसमें संबंधों में स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी पाया जाता है, स्थिरता और निरंतरता पाई जाती है। जबकि इसमें संबंधों में स्थिरता और निरंतरता की अभाव होती है, क्योंकि इसमें लोग जो है जान पहचान और डायरेक्ट संबंध के कम होते हैं। प्राथमिक समूह सरल होते हैं जबकि यह जटिल होता है द्वितीयक समूह। इसमें हम की भावना पाई जाती है, सब एक दूसरे की ख्याल रखते हैं, जबकि इसमें हम की भावना का अभाव होता है। यही कारण है कि द्वितीयक समूह वाले जो सदस्य होते हैं वह अपने अपने मतलब रखते हैं। ठीक है, इसमें संबंध प्रत्यक्ष और अनौपचारिक होते हैं, जबकि इसमें जो संबंध है अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट और औपचारिक होते हैं। समझ गए, तो इस चीज़ को ध्यान में देना है। आगे चलिए, आगे है यहाँ पे देख लीजिए। आगे क्या है कि इसमें व्यक्तिगत संबंध इच्छानुसार स्थापित होते हैं। इसमें इच्छानुसार जो है संबंध स्थापित हो जाते हैं। इसमें किसी कार्य या किसी उद्देश्य से या किसी लोभ के कारण जो है रिश्ता बनते हैं और समय के साथ टूट जाते हैं या काम समाप्त होने पर टूट जाते हैं। प्राथमिक समूह लोकल होता है, स्थानीय होता है। द्वितीयक समूह फैले हुए होते हैं, जैसे संपूर्ण राष्ट्र की बात कर देगा। समझ गए। इसमें समूह सामूहिक एवं व्यक्तिगत नियंत्रण पाया जाता है। जो आपके प्राथमिक समूह होते हैं आप इस पर आसानी से जो है नियंत्रण कर सकते हैं, या सामूहिक रूप से भी नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि वह छोटा होता है संख्या में। इसमें सामूहिक एवं व्यक्तिगत नियंत्रण कम पाया जाता है, क्योंकि अगर बात कर लेगा किसी पूरे राज्य लेवल पर नियंत्रण का तो कितना टफ हो जाएगा पूरे राज्य लेवल पर एक व्यक्ति को नियंत्रण करना। तो यह जो है सामूहिक और व्यक्तिगत नियंत्रण कम पाया जाता है। संबंधों में घनिष्ठता या आत्मीयता पाई जाती है। इसमें स्वार्थ आधारित होता है और घनिष्ठता का अभाव होता है। समझ गए। इसमें पारस्परिक व्यक्तिगत संबंध होते हैं, इसमें पारस्परिक व्यक्तिगत संबंध नहीं होते हैं। ओके, आगे है ग्रामीण जीवन में प्राथमिक समूहों की अधिकता होती है, जबकि नगरीय जीवन में द्वितीयक समूह की अधिकता होती है। यानी कहने का मतलब है प्राथमिक समूह गाँवों में अधिक होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह नगरों में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, प्राथमिक समूहों के उद्देश्यों में समानता एवं सामंजस्य पाया जाता है। प्राथमिक समूह जो होता है उसमें उद्देश्य और जो सामंजस्य है पाया जाता है, जबकि द्वितीयक समूहों के जो उद्देश्य है, जो समानता है, जो सामंजस्य है नहीं होते हैं। ओके, उदाहरण के लिए गांव, परिवार, पड़ोस, खेल समूह ये सब प्राइमरी होते हैं, जबकि राजनीतिक दल, नगर, राष्ट्र, सेना ये सब जो है आपके क्या होते हैं, द्वितीयक समूह होते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में आपको लॉन्ग में भी पूछ देगा, तो आपको 15 पॉइंट क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके 10 नंबर आपको मिल जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए, जो लोग एकल ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली यानी संयुक्त परिवार और एकल परिवार जो लोग अच्छे से समझ लिए, जो लोग प्राथमिक और द्वितीयक समूह को समझ लिए, वह ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली को भी आराम से समझ लेंगे। ठीक है, जैसे
संयुक्त परिवार है और इधर एकल परिवार है। संयुक्त परिवार में संयुक्त स्थान निवास होता है, यानी ज्वाइंट फैमिली में सबका जो निवास स्थान ज्वाइंट ही होता है, एक ही होता है। एकल परिवार में सबका अलग अलग घर होता है, तभी तो एकल परिवार कहलाता है ना। इसका आकार बड़ा होता है क्योंकि इसमें कई परिवार जो है निवास करते हैं ज्वाइंट में। इसका आकार छोटा होता है क्योंकि इसमें एक पति पत्नी और उसके बच्चे होते हैं बस। संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियाँ के सदस्य एक साथ होते हैं, जैसे दादा, चाचा, चाची, माता, पिता, स्वयं, ये सब कई पीढ़ी के लोग होते हैं। जबकि बात किया जाए एकल परिवार में अधिक से अधिक 2 ही पीढ़ी के लोग होते हैं, ठीक है। संयुक्त परिवार में दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, स्त्रियों की निम्न दशा जैसी सामाजिक समस्याएं पाए जाते हैं। अब जो ज्वाइंट फैमिली होता है और देखते हुए गांव में अगर इसमें दादा भी रहते हैं तो जो उनके पुतोहू लगेंगे, मतलब आपके माता जो है वह दादाजी के सामने में घूंघट में आते हैं। तो कहीं ना कहीं पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, स्त्रियों की निम्न दशा, ये सब स्थिति उत्पन्न होता है। जबकि एकल परिवार में अधिकतर एकल परिवार ऐसी समस्याएं से मुक्त होती है। वहाँ पे लज्जा शर्म की कोई बात ही नहीं होता क्योंकि उससे बुजुर्ग, उससे बड़ा कोई है ही नहीं उस परिवार में, तो क्या समस्या आएगा उसके सामने, ठीक है ना। संयुक्त परिवार में गोपनीयता की अभाव होती है। ज्वाइंट फैमिली में कोई भी बात की पचाने की, कोई भी बात गोपनीयता की अभाव होती है। अगर किसी दूसरे मेंबर को पता चल गया तो वह किसी तीसरे से कह देगा, ठीक है ना। एकल परिवार में कम लोग होते हैं इसलिए गोपनीयता वहाँ पे होता है। पति पत्नी है तो वह बात, दोनों के बीच की बात किसको कहने जाएगा, यही चीज़ें हैं। परिवार के अधिक सदस्य होने के कारण बच्चों को समुचित पालन पोषण प्यार दुलार मिलता है, जबकि यहाँ पे सदस्य कम होते हैं। इस कारण से जो है पालन पोषण में कठिनाई हो जाता है बच्चा का। समझ गए, आगे चलिए। आगे है परिवार के समस्त कार्य कर्ता का आज्ञा से होता है। कर्ता ही परिवार का मुखिया होते हैं। जैसे आपके इसमें दादा हो जाएंगे, दादी हो जाएंगे तो उनके ही इशारे पर चलेगा। लेकिन परिवार का मुखिया कर्ता ही होता है, लेकिन निर्णय आपसी सहमति से लेते हैं। अगर मान गए कोई परिवार में पति और पत्नी है, बस बच्चा सब एक आध गो है, तो निर्णय कौन लेगा, दोनों आपसी सहमति से ही लेगा। भले कर्ता जो है उसके पति है लेकिन आपसी सहमति से निर्णय लेता है, ठीक है। सामूहिक जीवन के कारण इस परिवार का सदस्य अकेलापन महसूस नहीं करते हैं। अब ज्वाइंट फैमिली होने के कारण इसका जो फैमिली होता है वह अकेला अपने आप को महसूस नहीं करता है, सब एक दूसरे से मिल कर रहते हैं। जबकि यहाँ पे अकेला जीवन होने के कारण इसके जो सदस्य होते हैं वह अकेला महसूस करते हैं। अगर पति नहीं है रूम पे तो पत्नी, ठीक है, पत्नी बाहर चली गई तो पति, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं क्योंकि सदस्य ज़्यादा है नहीं तो कौन एक दूसरे को ख्याल रखेगा। तो ये आपका हो गया एकल और द्वितीयक समूह, ठीक है, समझा दिए। आगे चलिए, आगे है एक लास्ट अंतर और है, देख लीजिए। वृद्धि है, विकास है, दोनों में क्या अंतर है। अधिकतर लोग कन्फ्यूज होते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट तो एक ही है, बड़ी ही आसानी है, एक ही लगता भी है, लेकिन वृद्धि और विकास में अंतर है। वृद्धि का मतलब होता है कि जैसे पेड़ अभी छोटा है, धीरे धीरे बढ़कर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, तो यह वृद्धि हो रहा है, ठीक है, वृद्धि हो रहा है। लेकिन विकास का मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति बच्चा है, पहले छोटा था, फिर बड़ा हो गया, फिर इससे बड़ा हो गया, फिर इससे भी बड़ा हो गया, फिर वयस्क हो गया, फिर बूढ़ा हो गया, तो यह क्या हो गया, निरंतर वृद्धि चलते रहा, ठीक है, वृद्धि चल रहा है, वृद्धि हो रहा है, जिसके कारण इसके बॉडी लंबाई चौड़ाई लेंथ वेट सब चीज़ बढ़ रहा है, तो ये वृद्धि हो गया। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो कुछ न कुछ उसके मानसिक जो है संतुलन, मानसिक क्षमताओं में भी वृद्धि जो है विकास होता है, ठीक है। वह अपने आप को सोचने समझने की क्षमताओं में धीरे धीरे परिवर्तन आते रहते हैं। तो ये जो सोचने समझने कार्य करने की जो क्षमता है, इन सब में जो परिवर्तन होता है वो विकास होता है। समझ गए, आगे चलिए। वृद्धि क्या है, तो वृद्धि विकास के अवयवों में से एक महत्वपूर्ण घटक है जो आपके चरणबद्ध चलते रहता है। समझ गए। जबकि विकास का अर्थ है, वृद्धि है, विकास का अर्थ है बहुत ही विस्तृत है। इसमें वृद्धि भी निहित है, शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास भी होता है, ठीक है। अभी नहीं समझिएगा, समझ लीजिएगा। वृद्धि की प्रक्रिया निश्चित आयु के पश्चात रुक जाती है। अब कोई व्यक्ति का बॉडी में जो वृद्धि होता है कि निश्चित समय तक ही होता है, ठीक है। विकास की प्रक्रिया निरंतर शाश्वत चलती रहती है, जो जीवन प्रयत्न चलता है। बुढ़ापे तक व्यक्ति कुछ सीखता रहता है, कुछ परिवर्तन करते रहता है। वृद्धि शरीर के किसी एक पक्ष में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है, जैसे लंबाई चौड़ाई मोटाई, इन सब को बताता है। विकास व्यक्ति के व्यक्तित्व, उनके संपूर्ण परिवर्तनों को संयुक्त रूप से प्रकट करता है, जिससे व्यक्ति के गुण, व्यक्ति के आचरण, व्यक्ति के कैरेक्टर, व्यक्ति के बौद्धिक क्षमता, ये सब दिखते हैं, वह विकास होता है, ठीक है।
वृद्धि की प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट देखा जा सकता है तथा उन्हें नापा जा सकता है। वही चीज़ें हैं, जो व्यक्ति पहले छोटा था बड़ा हो गया, तो आराम से आप देख सकते हैं कि हाँ बड़ा हो गया। इससे आप चाहें तो नाप भी सकते हैं, तौल भी सकते हैं। तो ये सब वृद्धि हो जाता है। विकास होता है वह व्यक्ति के गुण को दर्शाता है। जो उसके गुण में परिवर्तन होता है, विकास होता है, तो आराम से आप जो है महसूस कर सकते हैं। आप उसे नाप तौल नहीं सकते हैं। तो ये हो जाता है विकास, डेवलपमेंट। वृद्धि के व्यक्तिगत भेद होते हैं। प्रत्येक बालक की वृद्धि समान नहीं होते हैं। वृद्धि जो है सबका अलग अलग होता है। कोई मोटा, कोई पतला, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई 2 किलो का तो कोई 3 किलो का हो जाता है। तो वृद्धि सब में अलग अलग भेद होते हैं। जबकि विकास जो होता है, सभी व्यक्तियों में विकास के स्तर समान ही होते हैं। एक ही क्रम में विकास चलता रहता है, किंतु इसकी दर सीमा भिन्नता होती है। यही कारण है कि कोई मंद बुद्धि का हो जाता है और कोई काफ़ी तेज हो जाता है। तो ये जो अगर किसी में जो है मंद बुद्धि होगा तो उसमें विकास की दर स्लो है। अगर कोई काफ़ी तेज हो गया कम एज में, मतलब उसका जो विकास का दर है वह तेज़ी है। तो यही कारण है कि उसमें ये समस्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। बाकी सभी व्यक्तियों में विकास के जो स्तर लेवल होते हैं समान ही होते हैं, किंतु इनके जो बढ़ने की दर है, जो सीमा है, उसमें भिन्नता होने के कारण एक दूसरे के सब जो है अलग अलग रहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको कंप्लीट आज जो है बिहेवियर साइंस का जो है डिफरेंस मैंने आपको करा दिया। ठीक है। अब आपको इसको अच्छे से देख लेना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां से आप इसको आराम से हिंदी इंग्लिश में जाकर पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।